हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 क्लासेस और 2 लेक्चर हमने देख लिए थे। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ क्या होता है ह्यूमन बीइंग के लिए और डिफरेंट फील्ड में, तो हमने देख लिया था। आज हम करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए किस तरीके से डेंजरस है, डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल। तो अलग अलग तरीके से हमारे लिए ये नुकसानदायक भी होते हैं। प्लांट में, ह्यूमन बीइंग में और एनिमल में ये डिजीज़ कॉज करते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ जो है भोजन को ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, लेदर को ख़राब करते हैं ना। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो इनकी और क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आजकल बरसात के दिन है, तो आजकल आप देखना जो आपके लेदर के जूते होंगे या फिर पर्स होगा या फिर बेल्ट होगी, तो उसको अगर आप कुछ दिनों के लिए यूज़ नहीं करोगे तो उसके ऊपर कुछ वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं ना। तो आपने देखना कि वो जो पैचेस होते हैं वो फंगस होती है। ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो उसको खाता है। और अगर आप उसको साफ़ नहीं करोगे, धूप नहीं लगाओगे, तो कुछ टाइम के बाद जो आपकी लेदर है या फिर पर्स है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी स्किन निकल जाएगी। तो उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हार्मफुल इफेक्ट है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग में क्या क्या डिजीज़ होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं? पैथोजन जब भी एंटर करता है बॉडी में, तो वो एयर के थ्रू भी कर सकता है, वाटर के थ्रू भी कर सकता है, या फिर आप जो खाते हैं उसके थ्रू भी एंटर कर सकता है। दे कैन ऑल्सो बी गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। तो कोई एनिमल है या फिर कोई पर्सन है जो उससे इन्फेक्टेड है, तो उसके कॉन्टैक्ट में आने से भी वो आपको जा सकते हैं। जैसे आपने कोविड-19 का सुना है, देखा है सबने। कोरोना वायरस किस तरीके से फैलता था? किसी को कोरोना हो गया तो उससे मिलने से, उसके कांटेक्ट में आने से आपको भी वो वायरस जो है वो आपको सफ़र करता था। ठीक है, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक तरीके का। और माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसको अंडरलाइन करना है। तो ऐसे डिजीज जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं एयर, वाटर या फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से, तो उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसके एग्जांपल है कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी बोलते हैं, हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ होते हैं ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपके हेल्दी पर्सन में भी ये चले जाते हैं। When a person suffer from common cold, sneeze, find droplets of moisture carrying thousands of virus and spread it in the air। जब कभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी को, आपके फ्रेंड को कभी कोल्ड हुआ होगा, तो अगर वो आपके साथ बैठा है या फिर क्लास में भी अगर वो किसी डेस्क के ऊपर बैठा है, उसने छींक लिया, तो उसके हाथ जहाँ जहाँ भी लगेंगे, आप उस वहाँ पर आपके हाथ लग गए, या फिर आपने उसके साथ हाथ मिला लिया या उसकी बुक ले ली है ना, तो इस तरीके से आपको भी वो जो इन्फेक्शन है वो हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जहाँ पर वो बैठा है या फिर जहाँ उसने जो है स्नीज़ किया है, तो वहाँ पर उसके जो उसको इन्फेक्शन हुआ है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट होंगे। जैसे ही वो आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। द वायरस में एंटर द बॉडी हेल्दी पर्सन ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज द इन्फेक्शन। तो सांस के थ्रू भी आपके अंदर ये वायरस या बैक्टीरिया जो है जाते हैं। तो वो जो बोल रहा है, देन हाउ टू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कैसे आप इनको रोक सकते हैं? अब पहेली बोल रही है, वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो जब कभी भी हमें खांसी जुकाम होता है तो हमें अपने मुंह और नाक के ऊपर जो है रुमाल रखना चाहिए, जिससे जो ड्रॉपलेट्स है वो सबके पास ना जाए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। और इसके साथ साथ जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे उचित दूरी बनाए रखें। ओके। देयर आर द सम इंसेक्ट एंड द एनिमल्स विच गेट बी कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट और एनिमल्स भी है जो इन माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई जो है एक इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, एनिमल एक्सेट्रा, ह्यूमन एक्सेट्रा, पैथोजन अटैक देयर बॉडीज। तो जब आपने देखा होगा कि मक्खी हमेशा कैसी जगह बैठती है? गंदी जगह बैठती है ना। तो जहाँ पर भी वो बैठती है तो उसकी जो जो गंदगी होती है वो उसकी बॉडी के साथ लग जाती है, मक्खी की टांगों के साथ, उसके विंग्स के साथ लग जाती है। और उस गंदगी में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं। फिर उसके बाद वो किसी हेल्दी चीज़ के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, आपके खाने के ऊपर बैठ गई, फिर वो
अपने जो लेग्स है वो अपने विंग्स है वहाँ पे उसको शेड करेगी, गिराएगी ना उसको, तो आपकी बॉडी, आपकी जो भोजन है उसके ऊपर उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे आर ट्रांसफर द पैथोजन, whoever eat the contaminated food is likely to get sick। तो जो पर्सन भी इस तरीके का कंटामिनेटेड मतलब प्रदूषित या दूषित खाना खाएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप अवे की ऑलवेज कीप द फूड कवर। तो इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है जो अभी आप भोजन पकाते हैं उसको आपने ढक करके रखना है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम फूड। तो भोजन की कोई भी ऐसी चीज़ जो ढकी हुई नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, इसको अंडरलाइन करना है। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो होती है वो कैरी करती है पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया एक बीमारी होती है ना, इसके फीवर लगते हैं, तो इसका एक पैरासाइट होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है उसके पैरासाइट का नाम, बीमारी का नाम है मलेरिया। और फैलाता कौन है? एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो एक कैरियर की तरह काम करती है। और किसका कैरियर होता है? डेंगू फीवर का। किसका? डेंगू फीवर का। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं? और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कई बार बच्चों के माइंड में कि हमेशा जो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ही क्यों इसको कैरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना स्पेशली फीमेल एनाफ्लीज, तो ये क्यों कैरी करती है? तो इसका इंटरेस्टिंग आंसर ये है कि फीमेल की बॉडी के अंदर एग्स होते हैं। ठीक है, और ये जो फीमेल होती है जब इसके अंदर एग होते हैं तो इसको ज़रूरत होती है ह्यूमन प्रोटीन की। मतलब इसके एग्स को डिवॉल्व होने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है जो इनको ह्यूमन ब्लड से मिलती है। ठीक है, तो जैसे हमारा ब्लड ये शक करती है तो इनके एग्स को जो है प्रोटीन मिलती है, इसलिए फीमेल एनाफ्लीज जो है वो कैरियर का काम करती है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मेल एनाफ्लीज मॉस्किटो वो क्या खाता है? तब वो जो है बेसिकली प्लांट सैप को खाता है। आपने देखा होगा जंगल या फिर कभी भी आप हरे घास के बीच से जाते तो वहाँ पर पत्तियों के ऊपर बहुत सारे मच्छर बैठे होते हैं, तो वो मेल मॉस्किटो होते हैं। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन बीइंग का ब्लड शक करती है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन अराइज है कि कैसे हम इसको स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग नॉट टू लेट द वाटर कलेक्ट एंड वेयर इन द नेबरहुड। तो हमारी मैडम बोलती है कि क्यों जो है पानी को कहीं पर भी अपने आसपास जो इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ऑल द मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। तो जितने भी मॉस्किटो होते हैं ना वो अपने अंडे पानी के अंदर ही देते हैं। वन शुड नॉट बी वाटर कर, तो तभी बोलते हैं कि पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। और वो जो पानी होता है वो इकट्ठा पानी एक जगह स्टेगनेट वाटर होता है ना जो चलता नहीं है, उसी पानी के अंदर ही अपने अंडे देते हैं। तो आपको पानी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देना है। जैसे कूलर है, टायर है, फ्लावर पॉट है, कहीं पर भी अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई यू कैन प्रिवेंट द मॉस्किटो फ्रॉम द ब्रीडिंग। तो इस साफ़ करने से, जब आप सराउंडिंग में साफ़ करते हैं, पानी को इकट्ठा नहीं होने देते, तो उससे मॉस्किटो जो है वो नहीं पनपते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से मॉस्किटो के स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो टेबल दिया हुआ है इसके बारे में, और कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर है जो कुछ डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन डिजीज़ दी है। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। तो नाम तो इसका और है, ठीक है, पर इसको बेसिकली बैक्टीरिया से होता है, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू फैलता है। तो अगर आपने इसको प्रिवेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो ये चारों डिजीज़ के लिए एक जैसी प्रिवेंशन है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। कोई भी पर्सन जिसको आपका ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो उसको आपने बिल्कुल अलग रूम में रखना है। पर्सनल बिलोंगिंग टू पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। उसके जो भी पर्सनल सामान है जैसे कंघी है, टावल है, थाली है, ठीक है, जो कपड़े हैं वो सारे अलग रखने हैं। उसके साथ आपने नहीं अपने कपड़े नहीं रखने। ठीक है, वैक्सीनेशन टू गिवन एट द सुटेबल एज। जैसे बोला जाता है कि जितने टाइम के बाद उनको वैक्सीनेशन देनी है वो देनी चाहिए, और दवाई जो है प्रॉपर देनी चाहिए, और साथ में खाने का ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ है मीजल, दूसरी बीमारी, ये वायरस से होती है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, और इसका भी प्रिवेंटिव मेजर यही है। चिकन पॉक्स है, ये भी वायरल है, एयर के कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट में आने से होता है या फिर एयर के थ्रू होता है, इसका भी प्रिवेंटिव मेजर सेम है। पोलियो, पोलियो जो है ये वायरल डिजीज़ है, एयर और वाटर के थ्रू होता है। इसमें जो है बेसिकली पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में नहीं रखा जाता है। ठीक है, पोलियो का अगर कोई पर्सन है तो उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखने की जरूरत नहीं होती। पोलियो का जो पर्सन है वो आपके साथ रह सकता है, ठीक है, पर उनको वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट देनी चाहिए।
नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरिया बैक्टीरिया से होता है, वाटर और फूड से होता है। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट एंड कंज्यूम द प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। तो ये सारे इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर है। और टाइफाइड फीवर लगता है ना, टाइफाइड के बैक्टीरिया से होता है और वाटर के थ्रू कंटामिनेशन होती है। फिर है हेपेटाइटिस ए, वायरस के थ्रू होता है, जिसको पीलिया बोलते हैं बेसिकली, और वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। और इसमें आपने ड्रिंक करना है बॉयल वाटर और वैक्सीनेशन लगानी है। फिर है मलेरिया। अभी हमने पढ़ा मलेरिया किससे होता है, मॉस्किटो से होता है, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका प्रोटोजोआ। मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेपेलेंट जो ओडोमोस वगैरह होती है उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कॉइल ली होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। और पानी आपने इकट्ठा नहीं होने देना अपने सराउंडिंग में, ताकि उसके जो एग्स है वो ना डिवॉल्व हो सके। ओके, सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्ट द ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंटिव, ये हमने अभी पढ़ लिया। और डिजीज कॉजिंग माइक्रो एनिमल, तो एनिमल में कौन कौन से डिजीज इसमें होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज द डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स होती है एक बीमारी, डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज होती है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ह्यूमन बींग में अगर इसको देखते हैं तो इसमें जो है लेग जो है आपकी बहुत स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है। और जानवरों में भी ऐसा ही होता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉल्ड द कॉज बाय द वायरस। तो एनिमल में मुंह का और जो पाँव का डिजीज हो जाता है, अपनी लैंग्वेज में हम उसको खैड़ी बोलते हैं, है ना। तो देखना कभी जानवरों को हो जाती है, उनके मुंह स्वेल हो जाता है, लाड़े लगते हैं उनके मुंह से, सलाइवा सिक्रेट होता है, टांगे उनकी मोटी हो जाती है, टांगे वो नीचे नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। तो प्लांट में कौन कौन से डिजीज कॉज होते हैं, तो इससे पहले रॉबर्ट कोच थे 1876 में, उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रैक्सिस, जो कि एंथ्रैक्स डिजीज कॉज करता है। ओके, फिर आता है प्लांट में क्या क्या जो है डिजीज़ होते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट में, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और अदर जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये डिजीज़ जो है रिड्यूस करते हैं क्रॉप की यील्ड को। टेबल 2.2 में इसके बारे में दिया हुआ है। कुछ प्लांट डिजीज़ है और उनके कंट्रोल किस तरीके से हम कर सकते हैं, और इसमें हम कुछ केमिकल का यूज़ कर सकते हैं इन माइक्रोब्स को मारने के लिए, ठीक है। फिर है प्लांट डिजीज है सिट्रस कैंकर। तो इस सिट्रस होते हैं खट्टे फ्रूट, आपने नींबू वगैरह के ऊपर देखा होगा, कुछ ऐसे फोड़े जैसी स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है और एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, जो आपकी गेहूँ होती है ना उसके ऊपर जो है ऐसे पाउडर जैसा ब्राउन कलर का फंगस आ जाती है, और फंगल डिजीज है ये, और एयर और सीड के थ्रू होता है। फिर आता है प्लांट के ऊपर एक और है येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी, ओकरा भिंडी बोलते हैं ना उसको, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के थ्रू होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका इंसेक्ट है। फूड पॉइजनिंग बूझो was invited by his friend to a party and ate a variety of food stuff। जब आप उसके दोस्त ने बूझो के उसके दोस्त ने जो है बुलाया था उसको खाने के ऊपर पार्टी में, और वो जो है चला गया था, उसने बहुत सारी चीज़ें खा ली। और रीचिंग हाउ होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, जैसे घर पहुंचा ना फिर उसको उल्टियाँ होने लगी, होता है ना कई बार आपको भी ऐसा। एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, फिर उसको हॉस्पिटल भी ले गए। द डॉक्टर सेड टू बी द कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग, तो डॉक्टर ने बोला कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब पहली बोल रही है हाउ द फूड कैन बी बिकम अ पॉइजन, कैसा आपका भोजन जो है एक पॉइजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फूड पॉइजनिंग शुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है जो आपके फूड को स्पॉइल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे ग्रो ऑन देयर फूड समटाइम प्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंसेस and these make the food poisonous, causing the serious illness and even be death. So it can be very important that we preserve food to prevent from the bad being spoilt। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके भोजन के ऊपर एक्ट करते हैं तो आपके भोजन को वो बर्बाद कर देते हैं एक तरीके से, उसमें वो केमिकल सिक्रेट करते हैं ऐसे जो आपको पॉइजनिंग कराते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको जो अगर खाना आप खाते हैं तो उसको ध्यान से एक वैसे तो ताज़ा खाना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो सुबह का शाम को खाते हैं या फिर अगले दिन को सुबह के टाइम खाते हैं तो आपको उसको फ्रिज में रखा हुआ आप खा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर आपने बाहर नेचुरल में उसको खुले में रखा है तो उसको खाना सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई होती है। ओके, नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है आप अपने भोजन को किस तरीके से लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सेफली रख सकते हैं, उसको आप फर्दर यूज़ के लिए सेफ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है,
आज हमने हार्मफुल इफेक्ट पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसमें हमने डिजीज़ जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कहलाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कैरियर क्या होते हैं, मॉस्किटो से कौन से डिजीज़ होते हैं, आप कैसे उसको रोक सकते हैं, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं उनकी लिस्ट हमने पढ़ी। और एक साइंटिस्ट का नाम पड़ा रॉबर्ट कोच, जिन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रैक्स, और वो जो है एंथ्रैक्स डिजीज़ कॉज करता है। और प्लांट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा जो प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। तो इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, समझ आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।